हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स। और ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कल बात किए थे तो कुछ सिलेबस कटा हुआ था। तो उसमें क्या कटा हुआ था, यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड यूक्लिड डिवीजन एलोगार्थम। तो इस टॉपिक को हमको पढ़ना नहीं, उसके बाद हमको डायरेक्टली आना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन हाँ, उसके पहले थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने बात किया था लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था। ठीक है, देखिए जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में क्या था कि कोई भी नंबर हो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और उसमें कहता है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो अगर क्यू 0 के बराबर नहीं है तो क्या पी 0 के बराबर हो सकता है? हाँ, पी 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्यू जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में क्या कहा था, पी और क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ये भी हमने डिफिनेशन में लिखा था। यानी कि P और Q जो है वह एक को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। यानी कि P और Q में कोई भी नंबर दोनों में से कॉमन नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए जिससे हम इसको भी कट कर सके, P को भी और Q को भी। उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि को प्राइम नंबर के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था कि ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या हो, हमेशा हमेशा 1 हो। कब? हमेशा हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका HCF 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इरेशनल नंबर के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था कि ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो, जो रेशनल ना हो, यानी कि जिसकी वैल्यू बात करते, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन वाले टॉपिक में ही क्लियर होता है। लेकिन क्या किया जाए, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म है, कट गया सिलेबस से, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे जरूर। जैसे कि अगर हमने बात किया कि कोई भी नंबर है, जैसे कि हमने लिखा 1/2, इसकी अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है। लेकिन अगर 1/3 लिख देते हैं तो इसको जो हम करते हैं तो 0.333333 आता जाता है, आता रहता है। लेकिन क्या ये दोनों के दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं कि नहीं है? अब बात आती है कि ये तो नंबर रिपीट कर रहा है और ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा, टर्मिनेट कर जा रहा है, और ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये जाता रहेगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर है, हम तो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। तो अब बात आती है कि इरेशनल नंबर है क्या? ऐसे नंबर जो कभी भी, यानी कि कभी भी टर्मिनेट ना करें, ना तो रिपीट करें, ना तो रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें √3 की वैल्यू तो 1.732 ... ये कभी रिपीट नहीं करता है, ना तो कभी टर्मिनेट करता है, ना तो कभी रिपीट करता है, ना तो कभी टर्मिनेट करता है। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर √2 की वैल्यू की बात करें 1.414 ... अब इसके आगे हमको नहीं पता है क्या आता है, अब निकाल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना हो गया हमारा। लेकिन अगर बात करें पाई की, हमने बोला था पाई = 22/7, लेकिन हमने बोला था कि जो है 22/7 जो है, यानी कि 22/7 ये हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहीं पे इसके बराबर का ही नंबर पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे कि सर ये बताइए, जब दोनों इसकी वैल्यू यही है तो एक ऐसे इरेशनल नंबर हो गया और एक रेशनल नंबर हो गया। बात ये है बाबू कि ये जो पाई है ना हमारा, ये इसकी जो 22/7 है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। क्या? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट कहने का मतलब कि लगभग का वैल्यू होता है। तो लगभग अगर 22/7 को डिवाइड करोगे तो 3.142 ... आएगा, और ये कहीं 6 या 7 प्लेस पे रिपीट करता जाता है, उसके बाद रिपीट करता जाता है। और ये जो है पाई की वैल्यू जो आती है हमारा 3.141 ... जाता है, और ये कभी रिपीट नहीं करता। देखो दोनों में अंतर यहीं पे आ जाता है। यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 1 है। यहीं पे आने के बाद में इसको हम लोग क्लियरफाई कर पाते हैं कि ये हमारा जो है रेशनल नंबर है और ये हमारा
इरेशनल नंबर है। ठीक है, बस इतना सा देखना था इसमें, और बाकी कुछ नहीं देखना। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। समझ में आया होगा ये चीज़ें तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ये देखिए कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब क्या, जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर हो। कितने? दो से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, ये हम लोगों ने कल बात किया था। कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। यानी कि प्राइम नंबर कौन सा, जिसके पास ओनली 2 फैक्टर हो। कितने? 2 फैक्टर, एक तो खुद हो और दूसरा उसका 1 हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर, यानी कि सब नंबर के लिए ये जो होता है यूनिक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें 24 का अगर फैक्टराइजेशन निकाला जाए तो कैसे निकालोगे? बचपन में करते थे इस तरीके से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, इसका आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही ना। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि 25 का क्या आएगा, सीधा सीधा अलग आ जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो ये हमारे कैसे नंबर हैं, कैसे हैं? सबका यूनिक आया है ना, प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर, ये भी 2 प्राइम नंबर और ये 3 भी प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 5 5 भी प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। कोई भी कंपोजिट नंबर है क्या यहाँ पे? नहीं है। और लेकिन ये दोनों 24 और 25 प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखें या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखें, बात दोनों का सेम है, बस यही है, ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, यानी कि वो रिपीट करता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम उल्टा लिखे चाहे सीधा लिखे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा और वो चीज़ें सेम है। ठीक है, इस पे इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन जो है वो कहता है हाउ टू फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अर्थमेटिक्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, पहला जो हमारा है 2 टी है, 3 होते थे लेकिन हमको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पढ़ना है, तो हमको कौन सा पढ़ना है? 2 टी पढ़ना है। पहला क्या है? प्रूविंग इरेशनल नंबर, और दूसरा पहला जो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ना है हमको? सेकेंड वाला प्रूविंग इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला हमको पढ़ना है। थर्ड जो है डेसिमल एक्सपेंशन होता था उसको नहीं पढ़ना है, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पढ़ना है। तो फिर देखो, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, हाँ इसमें नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, लेकिन जब नेगेटिव होंगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक नेगेटिव ले लिए और एक पॉजिटिव ले लिए तो उसका LCM और HCF निकाला जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको कहीं भी मिलेगा तो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलता है देखने को।
ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 369 या 36 एंड 49। कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 49 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे अगर लिख दे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा भी कोई मेथड होता है क्या एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का? देखो एलसीएम फाइंड करने का तो सिर्फ एक ही यही मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन एचसीएफ की बात किया जाए तो उसमें एक आता था डिवीजन मेथड, जो कि आपके सिलेबस से कटा हुआ यूक्लिड डिवीजन एलोगार्थम वाला टॉपिक जो था, वहां से हम लोग यही निकालते थे एचसीएफ डिवीजन मेथड से। बहुत ही आसान टॉपिक था, उससे एचसीएफ भी बहुत आसानी से निकल जाता था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो है उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 36 और 49 का, तो ए नंबर जो है ना तो 2 से कटेगा, ए तो कट जाएगा 2 से, 18 है, ए 49 सीधा सीधा आ जाएगा। इसको काटो, 2 9 जा 18 और ए 49 सेम एज इट। 3 से काटो, 3 3 जा 9 और ए 49 सेम एज इट। फिर इसको भी काटो, 3 1 जा 3 और ए 49 सेम एज इट। फिर इसको ऐसे 7 से काट दो, 7 7 जा, फिर 7 से काटो। अगर इसके एलसीएम की बात करा जाए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 7 जा 36 इंटू 7 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21 और 2 4 25 इंटू 7 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 7 2 जा 14 और 3 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आपको एलसीएम पता हो और 2 नंबर पता हो, अगर हम बात करें इसके एचसीएफ की, क्या इसके एचसीएफ भी फाइंड करना और यहीं पे लिख दिया जाए एंड फाइंड एचसीएफ, एंड फाइंड एचसीएफ, तब आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इससे कहोगे ये चीज़ें तो आती थी हम लोगों को, हाँ आती थी, बिल्कुल आती थी। इसमें बहुत कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या होगा, अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एक होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि वही नंबर चाहिए हमको जिस नंबर का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगर उसका एलसीएम पता है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्या आएगा, प्रोडक्ट के बराबर आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर बात किया जाए इसका एचसीएफ भी हमको निकालना हो, अगर हम 36 और इंटू 49 करेंगे, 36 और 49 करेंगे तो जो हमको मिलेगा 1764 ही मिलेगा। और इधर क्या है, तो एलसीएम कितना है 1764, इंटू में अगर 1 कर दें तो ये हमारा बराबर होगा, बराबर होगा। हाँ एचसीएफ अगर निकाला जाए इसका, देखो 36 का अलग निकाला जाए, 49 का अलग। देखो यहाँ पे 36 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इतना आ गया। अगर 49 का निकाला जाएगा तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब देखो यही ना करते थे हम लोग, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 7 इंटू 7, इसका हो जाता था। इसमें कॉमन ढूंढते थे, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, दोनों में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? 36 इज इक्वल टू और 49 इज इक्वल टू में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा, 1 तो हर जगह कॉमन दिखेगा, 1 तो हर जगह कॉमन दिखेगा, तो 1 जो हमारा कॉमन होगा, इसलिए इसका एचसीएफ यहीं से हमको पता चल रहा है कि इसका एचसीएफ कितना है 1 है, एचसीएफ कितना है 1 है। लेकिन अब देखिए यहाँ से इसी फार्मूले से निकल गया ना, ए था हमारा। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आप इसको इतना नोट कर लीजिए।
आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, या फिर कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी दे देता है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। देखो दिया गया पहला क्वेश्चन, इफ एचसीएफ 510 and 92 is equal to 2, find the LCM of 5, 10, 92। इस नंबर का HCF हमको दिया हुआ है और निकालना क्या है, LCM निकालना है। ठीक है, निकाला जा रहा है। हमने अभी को जो फार्मूला बताया सेम फार्मूले से ही आपको करना है, तुरंत आंसर मिलेगा। कैसे, देखो सबसे सिंपल सा है, इसका LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, उसी नंबर के प्रोडक्ट से करना है हमको। ठीक है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, LCM हमको निकालना है तो LCM ऐसे ही रहने दो अभी, इनटू में HCF कितना है 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया जाएगा तो यही आएगा। लिख दिया जाए ऐसे सीधा सीधा, हाँ कोई बात नहीं, हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, LCM ना फाइंड करना है तो LCM को अकेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के डिवाइड में जाएगा। अगर ये चला गया डिवाइड में तो फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ से काट पीट करके कुछ छोटा किया जा सकता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 255 इंटू 92 मल्टीप्लाई करो, यही इसका LCM होगा, यही इसका LCM होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए करते हैं, देखिए ये सेम मेथड तुम्हारे बेसिस से करवा रहे हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 5, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 4 49, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, ऐड करो 0 6, 9 5 14, 2 और 1 3 2। ठीक है, इतना बड़ा नंबर आएगा, कितना आएगा 23 46 0, 23 4 6 0, ये तुम्हारा LCM आ गया इसका। ज़्यादा कुछ करना था नहीं करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ, दिया गया है फाइंड द HCF of 96 and 404, 96 and 404 by factorization method, by factorization method, by factorization method। and also find LCM। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड आल्सो फाइंड LCM। अब देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये फार्मूला अभी नहीं लग पाएगा, एक कोई हमको पता होना चाहिए LCM या फिर HCF, लेकिन 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 यहाँ पे हमको दोनों चीज़ें नहीं पता है। क्या चीज़, दोनों चीज़ें नहीं पता है। पता क्या है, सिर्फ वो दोनों नंबर पता है। क्या पता है, दोनों नंबर। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना पड़ेगा, HCF, उसके बाद हम लोग LCM निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। और देखो 96 का अगर फैक्टराइजेशन मेथड निकालोगे और 404 का,
ठीक है। तो 96 को अगर काटना शुरू किया जाए 2 से, डिवाइड किया जाए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आएगा। हाँ, अब इसको भी काटा जाए, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब इसको भी काटा जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर अभी कटेगा ये 2 3 जा 6 और ये 3 6, ठीक है, इतना आया। और लेकिन इसको भी काटा जाए, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर ये कट सकता है जी, बिल्कुल कट सकता है 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या कट सकता है क्या 2 से? नहीं कटेगा। कोई ऐसा नंबर है जिससे कट जाए? नहीं है। ए कटेगा तो खुद से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो 1 0 1 से A1 आ गया। अब देखो इसका 96 वाले का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 इंटू में 3, और 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101। इसमें अब देखा जाएगा HCF हम लोग फाइंड कर रहे थे ना, HCF, तो इसमें एक कॉमन, दूसरा इसमें कॉमन, 2 ही कॉमन दिख रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या आ गया, जो कॉमन आया बस वही लिख लेना, 2 2 जा 4, HCF कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो अगर HCF 4 आ गया तो LCM निकालना तो आसान हो गया, बस कुछ नहीं करना, बस वही फार्मूले पर रख देना, LCM इंटू में HCF की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू कितना 96 इंटू 404, इधर मल्टीप्लाइड में, इधर जाकर के डिवाइड में, इसको काट दो 101, कितना आ गया 101। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना मिलेगा, 96 1 जा 96, पूरा का पूरा लिख दो क्योंकि 0 में लिखोगे वही आएगा। फिर 96 1 जा 96, सेम आंसर आ गया तुम्हारा, यही आंसर आ गया। ये एलसीएम निकल गया। यहाँ से हम लोगों ने एचसीएफ निकाला, पहले एचसीएफ निकाला, फिर उसके बाद एलसीएम निकाल दिया। चलिए इतना नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Natural number for आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175 इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145, ये ना जी, हाँ, and their LCM is 2175 and if one number is 725 find the other number। हमको क्या निकालना है, दूसरा नंबर पता करना है। दिया क्या है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है और एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर भी निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो, हमने अभी जब बात किया फार्मूले का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर नंबर लिख दिया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर।
प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आएगा? 145 इंटू 2175, 145 इंटू 2175 इज इक्वल टू 725। और मान लिया जाए जो दूसरा वाला नंबर है उसको हमने x मान लिया, उसको हमने x मान लिया। उसके बाद में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में 145 इंटू 2175 अपान 725 इज इक्वल टू x। देखो इससे कट सकता है क्या, उसी नंबर से डिवाइड करो, पूरा का पूरा कटेगा। 725 से ही इसको डिवाइड करो, इसका आंसर आएगा 3। करके चेक कर लो, करके चेक कर लो। देखो क्वेश्चन देखो, तुरंत छापने मत लगो कि सर बता रहे हैं, उसको हम देख करके छाप लिए। क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो फुल्ली। नहीं आ रहा फिर देखो, फिर क्वेश्चन को लगाओ, फिर देखो, फिर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करो। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, छापो नहीं, फिर भी नहीं छापो। फिर उसके बाद सोल्यूशन देखने के बाद फिर खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा तो फिर छाप लो, अगर नहीं होता फिर छाप लो। फिर उसके बाद पे उसको खुद से लगाने की कोशिश किया जाए बार बार। मैथ एक ऐसा चीज है कि जिसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आएगा, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। चाहे उसको दिन रात लेकर के आप बैठे रहिए, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है कि अगर आज इसको पढ़ लिए कल इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर परसों इसको पढ़ लेंगे। नहीं भाई, देखो मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप क्लास 10th का बोर्ड देना चाह रहे हैं तो मेन तो बुक होती है एनसीईआरटी, उसके बाद में हम प्रीफर करेंगे कि आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल या फिर आर.एस. अग्रवाल से कोई एक बुक पढ़, कोई एक, तीनों नहीं। तीनों पढ़ने बैठोगे तो खत्म नहीं होगा। अगर बहुत टीचर बोलते हैं कि एनसीईआरटी काफ़ी है, नहीं भाई, नहीं काफ़ी है। एनसीईआरटी काफ़ी नहीं है। एनसीईआरटी काफ़ी उसके लिए है जिसको पास होना है, जिसको सिर्फ पास होना है। वर्तमान में सीबीएसई क्या करती है, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाती है, एनसीईआरटी से नहीं। पहले उठाती थी एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी उठा करके देते था क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं है। अब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल या फिर एम.एल. अग्रवाल उठाइए, उसमें सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। कहीं एग्जाम्पल में दिए हैं तो कहीं एक्सरसाइज में दिए हैं, लेकिन दिए हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब वीडियो देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इससे काटा जाए। हम इसको काट रहे थे, 3 आ रहा था। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4। x की वैल्यू यही आएगी हमारी, यानी कि दूसरा नंबर हमारा 435 आएगा। और अगर 435 इसका इन दोनों के एलसीएम लोगे तो इतना आएगा, और एचसीएफ निकालोगे तो ये नंबर आ जाएगा। एचसीएफ निकालोगे तो ये नंबर आ जाएगा 145। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, और वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक। और उस टॉपिक से इस चैप्टर के उस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में प्रूव दैट, ऐसे लिखेगा, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, या √5 लिखेगा, या फिर 3 + √5 लिख देगा। इन सारे क्वेश्चंस में से एक आने ही आने होते हैं। वहां पे 3 को 5 बना सकता, 5 को 7 बना सकता, कुछ भी बना सकता है, √6 दे सकता है, नंबर वहां पे वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही आने हैं, वही आने हैं। यहाँ पे ए वाला जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द अदर नंबर, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। देखो मैं जो वर्तमान में बुक लेकर के पढ़ा रहा हूँ ये आपका ML अग्रवाल है, मेरी फेवरेट बुक हुआ करती है। इस बुक में आपको सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। किसके हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर एनसीईआरटी या फिर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे करा रहे हैं, कोई अदर क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल, फिर वहाँ पे पढ़ेंगे प्रूव दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।